मई 2025 में पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में कम उम्र बच्चों की शादी को जुर्म करार देने का बिल मंजूर किया, जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी को चाइल्ड एब्यूज समझा जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में निकाह रजिस्ट्रार, वालिदैन और सरपरस्त के लिए सजाएं मुकर्रर की गई हैं। कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का कानून बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, तालीमी महरूमी, कम सिन बच्चों के इस्तेहसाल और घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल के तनाजुर में एक रियासती ज़रूरत बन चुका था। ये कानून इस हकीकत का एतराफ़ था कि कम उम्र बच्चे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते और ना ही वो अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के काबिल होते हैं। मगर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ इस कानून को मानने से इनकार किया है, बल्कि खुले आम इसकी खिलाफ वर्जी का ऐलान भी कर दिया है। मौलाना ने असेंबली इजलास में खिताब करते हुए कहा, मैं 10, 12, 15 और 16 साल के बच्चों की शादी करवाऊंगा। मैं आपके कानून साजी और जहनियत को चैलेंज करता हूँ। आप मेरा मुकाबला कैसे करते हैं? हम इस मुल्क में ऐसे कवानीन नहीं चलने देंगे। मौलाना का ये बयान किसी कानूनी इख्तिलाफ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि रियासती रिट, कानून की अमलदारी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर एक बराह रास्त सवाल बन गया है। कम उम्री की शादी जैसे मसाइल सिर्फ इनफरादी ज़िंदगियों को मुतासिर नहीं करते, बल्कि कौमी तरक्की, इंसानी वसाइल और समाजी इस्तेहकाम पर भी बराह रास्त असर डालते हैं। अगर रियासत आबादी, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी चैलेंजेस पर काबू पाना चाहती है तो उसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या किसी पार्लिमानी रहनुमा को ये इख्तियार हासिल है कि वो मंजूर शुदा कानून की खुली खिलाफ वर्जी का ऐलान करे, और अगर ऐसा ऐलान किया जाए तो क्या ये महज सियासी बयान समझा जाएगा या फिर रियासती रिट को दरपेश एक संजीदा चैलेंज? दूसरी जानिब सवाल रियासती तरजीहात का है कि आज के पाकिस्तान में, जहाँ आबादी में इजाफा, बेरोजगारी, तालीमी दबाव और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल पहले ही मौजूद हैं, कम उम्री की शादी जैसे मामलात को नज़रअंदाज किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं, ये उस सिमत का तायुन है जिस तरह मुआशरा और रियासत ही आगे बढ़ना है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चों की शादियां करवा के कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का रियासत को चैलेंज। मुदब्बिर सियासतदान की जानिब से ऐसे बयान समाजी बुनियाद के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं? जैगम साहब। आशा आप खातून हैं, पता नहीं कभी आपने सोचा है या सोचती होंगी कि आखिर उलमा को औरतों से खार क्या है, औरतों से मसला क्या है? मुझे पता नहीं आपने कभी इसका कोई जवाब सोचने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन मैं बहुत अक्सर सोचता हूँ कि जो कम उम्री की शादी है, इसका मतलब क्या है? 90% सिचुएशंस में इसका मतलब ये है कि एक नाबालिग बच्ची की शादी एक बालिग मर्द के साथ की जाएगी आज के दौर में। और जब मैं गौर करता हूँ कि उलमा इस तरह की चीज़ों की क्यों हिमायत करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो सकाफत को मज़हब बना के पेश कर रहे हैं, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल वो गदर है जो अफ़गानिस्तान में मचा हुआ है, कि वो अपनी रूरल ट्राइबल सोसाइटी को इस्लाम समझते हैं, उसी को कोडिफाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, निकाह तो बहरहाल अक्सर सूरतों में फ़र्ज़ नहीं है ना, हमें उलमा यही बताते हैं, सुन्नत है। लेकिन औरत को जायदाद में हिस्सा देना कुरान मजीद का वाज़े हुक्म है, वाज़े फ़र्ज़ है, उसमें हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। मौलाना के हलके में, मौलाना के ज़िले में, मौलाना के सूबे में 80% मर्द औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते। कितनी बार मौलाना ने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं घर के आगे जाके बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ज़बरदस्ती हिस्सा दिलाऊंगा औरत को। ये तो कुरान का वाज़े फ़र्ज़ है ना। तो जहां कुरान औरत को कोई हक दे, वाज़े तौर पर दे, खुल्लम खुल्ला दे, वहां पे आपने साथ खड़ा नहीं होना। लेकिन जहां पे औरत का इस्तेहसाल इस्लाम के नाम पे हो, तो आप आगे आगे होंगे, दौड़ें लगाएंगे। दुनिया भर के जो मोतबर दीनी इदारे हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, हम तो आलिम नहीं हैं, लेकिन आलिमों को सुनते तो है ना, पढ़ते तो है ना। भी हमें यह तो पता है ना, जामिया अल-अज़हर जैसा इदारा पाकिस्तान में कोई नहीं है। दुनिया का सबसे कदीम वो यूनिवर्सिटी है इस्लाम की। वो क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि बचपन की शादी कुरान के, सुन्नत के, फ़िक़्ह के, मकासद शरीयत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल। दुनिया भर के बड़े उलमा। एक अलग तमाशा यहाँ लगा, और वो क्यों? वो कहते हैं इस्लाम का असूल है, आप किसी को नुकसान नहीं दे सकते, नुकसान पहुँचाना मना है। बिल्कुल। और आज की तहकीक ने हम जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ पे ये वाज़े है कि जो बच्चों के हकूक़ हैं, जो तालीम है, जो सेहत है, जो उनकी नफ्सियाती ज़रूरतें, बिल्कुल दुरुस्त, वो
جلدی شادی سے مزدود ہو جاتی ہیں, ٹھیک. انہیں جسمانی ذہنی نقصان پہنچایا جاتا ہے, ان کی سماجی نشو و نما پہ برا اثر پڑتا ہے. تو اس میں قانون بنا, آپ کہہ رہے ہیں میں قانون بھی توڑ دوں گا, ہاں جی, اور میں کھلا ڈینائی کروں گا قانون کو. آپ قانون کی تبدیلی کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ قانون چکری کی دھمکیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے قانون توڑ سکتے ہیں؟ درست ہو کیا یہ آپ کو شایان شان ہے؟ ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, یہ مرکز میں بھی حکومتوں کے اتحادی رہے ہیں. ابھی جیسے زیغم صاحب نے کہا آپ کے شایانہ شان ہے کہ ان کی حکومت نے 2 بار کے پی کے اندر حکومت کیا ہے, حکمرانی رہی ہے. کیا ان کو زیب دیتی ہے ایسی گفتگو جو مولانا صاحب نے اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے کی ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یار یہ بات تو ایک منٹ میں کیا مطلب عالم ہے, پوری دنیا میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ لاما گنے نہیں جاتے. نیوٹن سے بیچارہ نیوٹن ہی رہ گیا, آئنسٹائن بیچارہ آئنسٹائن ہی رہ گیا. ادھر عالم. اچھا, میں تو ذاتی طور پہ اسے طبی معاشرتی دہشت گردی کہوں گا. اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں میں, بندے میرے ذہن میں نہیں ہوتے. میں ون گو میں ایک آدمی کی تعریف بھی کر سکتا ہوں, اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں. سمجھ گیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور میری کیا سمجھ ہے. ختم. میں اسے طبی اور معاشرتی دہشت گردی کہوں گا. ایسے خیالات خطرناک ہو نہیں سکتے عائشہ بی بی, ہو چکے ہیں. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو, دوسری بڑی آبادی کرۂ ارض پہ, اور عالم اسلام کا زوال اس کا زندہ ثبوت ہے. اور صرف زوال نہیں ہے یہ. ٹرائی ٹو ویژولائز آفٹر 100 years جو لوگ ریس میں ہیں وہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اچھا, ابھی انہوں نے بھی اپنے زیغم صاحب نے بھی حوالہ دیا. دیکھیں بات سنیں, دعا ایک کیا کرو لیکن اس کا ہونا کچھ نہیں. اللہ پاک ہمیں خود اپنے شر سے محفوظ رکھے. مومن کی ایک پہچان یہ ہے, قرآنک وزڈم ہے, کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. ہم کیسے لوگ ہیں, خدا کی قسم, اتنی ننگی چٹی یہ بھرمار ہے, سیلاب ہے تعدادات کا. اونٹوں گھوڑوں خچروں سے کاروں ٹرینوں جہازوں پہ چڑھ گئے, کو ڈوبی مرو. اچھا, تیل کے چراغوں سے سولر انرجیوں تو جنریٹروں تو مجھے میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے, میں تو بھائی سیدھا سادہ. اچھا, جلتے لوہے سے زخم داغنے سے اعضاء کی پیوند کاری ٹھیک وہ قبول کر لی. لاؤڈ سپیکر نو گالاں کٹ دے رہے ہیں, انجیکشن نو گالاں کٹ رہے ہیں بڑے نے. اچھا, غاروں کچے کوٹھوں جھونپڑیوں سے چاند پر رہائش پذیری شروع ہے جی, وہ ہیں اشرف المخلوقات. اچھا, نبض دیکھنے سے حکیم صاحب کی کر دیں دیسی, نبض دیکھنے سے الٹرا ساؤنڈ تک پہنچ گئے. یہ مینٹالٹی ہے, ذہنیت ہے. ٹھیک ہو گیا, بچو اس سے. لیکن نہیں, یو آر ٹو لیٹ. عامر صاحب, مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ پر گفتگو ہو رہی ہے. ان کا بیان بچوں کے تحفظ, تعلیم اور شعور کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا منفی پیغام ہے؟ سب سے پہلے عائشہ, میں ان کی تمام تر خامیوں کے باوجود میں آصف علی زرداری صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا, جس نے اس طرح کی سوچ رکھنے والے شخص کو پاکستان کا صدر نہیں بننے دیا. کیونکہ آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ہوتا ہے صدارت پر قائم ہوتے اور یہ اس طرح کی سوچ کی عکاسی کرتے تو پاکستان کو دنیا بھر میں کس نظر سے دیکھا جاتا. دوسری بات عائشہ, یہ آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ ان کے لیے استعمال کیا, مدبر سیاستدان. تو بہت بہت معذرت کے ساتھ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے, کیونکہ مدبر تو بہت آگے کی بات ہے. میں اس طرح کے لوگوں کو مذہبی, میں سیاستدان بھی نہیں سمجھتا ہوں. یہ لوگ مذہب کے کاروباری لوگ ہیں, مذہب کے بیوپاری ہیں یہ لوگ, اور ان کے پاس اس کاروبار میں بیچنے کے لیے صرف ایک ہی سودا ہے, اور وہ ہے نفرت. وہ نفرت کا جو رخ ہے اس کا اپنی سیاسی مفادات کے مطابق وقتاً فوقتاً اس کا رخ موڑ دیتے ہیں, لیکن وہ سودے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. کبھی وہ مغرب کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی وہ خواتین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی وہ جہاد کے نام پر امن کے دشمن ہو جاتے ہیں, کبھی وہ آپ جیسی ذہین اور کامیاب خواتین ان کے نشانے پر آ جاتی ہیں. اور اب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی, معاشرتی, سماجی, اخلاقی طور پر وہ اس قدر گر چکے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ان کے
निशाने पर आ चुकी हुई हैं. सो आई थिंक कि ये इसके बारे में किसी भी किस्म के मजहबी हवाले देना, मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच को डिग्निफाई करने के बराबर है, इसलिए मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा. शहजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि मौलाना को इस तरह का बयान देना चाहिए एक मुंतखब नुमाइंदे को आईनी तौर पर एक मंजूर कानून पर, और क्या ये एक सियासी बयान कह के जान छुड़ाई जा सकती है? वाकई कानून की अमलदारी का इम्तिहान है. आयशा, मेरा ध्यान तो वापस तीरा चला गया. तीरा में भी कुछ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के कानून को चैलेंज कर रहे हैं. उसके ऊपर तो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी रियासत पूरा ऑपरेशन लेके जा रही, और हमारे अपने बीच में लोग बैठे उसी कानून को, पाकिस्तान के उसी आइन को और उसी कानून को चैलेंज कर रहे हैं जो हमारे बीच में बैठे हों. तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? मैं किस चीज को गुड चैलेंज बोलूं और किस चीज को बैड चैलेंज बोलूं? हम ये गुड और बैड की जो आपस की डिबेट है, इससे मुश्किल से कभी निकल पाते हैं. मौलाना कहें तो ठीक है, वो पाकिस्तान की आइन के खिलाफ बात करें तो ठीक है, वो पाकिस्तान की रियासत को ना माने तो ठीक है. यानी जिनके यहाँ बैठे हैं, जहां बैठे हैं, कम से कम उसकी तो कुछ इज्जत कर ले. आपने एक लफ्ज यूज किया कि रियासती मसला है. ये रियासती मसला कम है, ये समाजी और इंसानी मसला ज्यादा है. जब तक हम रियासत को पीछे नहीं करेंगे और इंसानियत और समाज को आगे नहीं करेंगे, तो हमें उसकी असल अहमियत का पता नहीं चलेगा जो ये करना चाह रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस किस्म की सोच लेके ये लोग आगे आगे. बहुत सारी चीजें कहीं गई. जिस्मानी बलूगत होती है, फिक्री बलूगत होती है, ज़हनी बलूगत होती है. फिर उसके बाद जिस्मानी इंसानी नशो नमा है, उसकी सेहत है वगैरह. तो उस माशरे की सेहत जो कि हम तश्कील देना चाहते हैं, वो इस तरीके से नहीं हो सकती. ये उसकी दुश्मनी है, उस माशरे की, हमारी अगली पौधों की दुश्मनी, हमारे बच्चों की दुश्मनी. तो मेरा ख्याल है कि वो आपके बीच में जो लोग बैठे हैं उनका भी कुछ बंदोबस्त कीजिए, दुरुस्त. उनके ऊपर भी कोई ऑपरेशन की सोच रखिए. सिर्फ तीरा में ना रखें. तीरा वालों को भी सिखाएं जिंदगी कैसे गुजरनी है, कैसे मुश्किल हो जाती है, और इनको भी बताएं कि जिंदगी कैसे मुश्किल हो सकती है.